ब्रिक्स का नेतृत्व इस बार भारत कर रहा है। बिल्कुल। भारत अमेरिका के साथ भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। चीन व्यापार के लिए डी डॉलराइजेशन का चाहता है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई डॉलर में व्यापार ना हो, लेकिन व्यापार हो तो युआन में हो। जैसे ही युआन का व्यापार अगर विश्व भर में शुरू हो जाता है तो अमेरिका तो डूब गया। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। और ऐसे हालात में चीन पाकिस्तान को जो हथियार चाहिए वो देने के लिए तैयार है। चीन बांग्लादेश को दे रहा है। कोई ठीक शब्द का सब कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब हमें अगर चीन के साथ बातचीत करनी है तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हमने बातचीत करनी है अमेरिका से तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ये जो ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में भारत का करना चाहिए। भारत की स्थिति है अपने पांव पे मजबूत रहना, अपने तरीके से बातचीत करना, किसी के बरखिलाफ नहीं, अपने हित में बात करना। ये आसिम मुनीर जो है अब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रखे हैं और उन संबंधों को और चीन के संबंधों को लेते हुए भारत के ऊपर साजिश रच रहा है। सतर्क रहना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शेटविरर हिंदी। जयशंकर साहब इस वक्त रशिया गए हुए हैं। अजीत डोभाल साहब चाइना में हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है सबको पता है कि 4 दिन तक लगातार जो उनके हैवी विमान जो जहाज हैं वो तमाम सारे वेपन लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो मिसाइलों की कमी नहीं पड़ेगी, बहुत मात्रा में हथियार हमारे पास रखे हुए हैं। इन सबके मायने क्या हैं? और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो उथल पुथल भी काफी मची हुई है और इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे हम। और एक खास चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि सीडीएस जो अनिल चौहान साहब हैं हमारे, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन सब बातों पर भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो कि बखूबी समझाएंगे हमको कि आखिर चल क्या रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो। संजय सर, बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद जितेंद्र जी, जय हिंद। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि थैंक यू सर, हमें भी सर पूरा नोका झोंका हफ्ते भर का क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, उसका भी आप तुरंत पता करने की कोशिश करके अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपडेट रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे, आपने बहुत एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। इंटरनेशनल एरेना में उथल पुथल, आपने कहा उथल पुथल पूरी दुनिया भर में हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं जी कि बहुत जबरदस्त उथल पुथल हो रहा है। किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा का मकसद क्या है। अगर हम अपने इर्द गिर्द ही देख लें, किस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई देख ले, क्यों इस तरह की मिसाइलें, क्यों इस तरीका का विध्वंसक वार जो हो रहा है दोनों के बीच, क्या चाहते हैं वो तुरंत खत्म करना चाहते हैं या एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अपने यहाँ पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अपना तुर्की मिला करके एक मेक्का पैक्ट नाटो के जैसे। इतना ही नहीं, ईरान को भी उसमें शामिल करने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश भी उछल जाने की बात कर रहा है। अब बिल्कुल बांग्लादेश भी इतना ही नहीं, जापान के रक्षा मंत्री भारत में है, भारत के रक्षा मंत्री रूस में है, भारत के एनएसए बीजिंग में है, एससीओ की मीटिंग अभी होने वाली है किर्गिस्तान में, और उसके बाद अगले महीने 12-13 तारीख को भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। बहुत कुछ इस तो बिल्कुल पूरे विश्व भर में, और ऐसे माहौल में देखने के लिए कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत अपने हित में क्या देखना चाहता है, क्योंकि सब कुछ जो है भारत के इर्द गिर्द। देखो, भारत के चीन के संबंध, भारत के रूस के संबंध, भारत से यूएस के संबंध, भारत के पाकिस्तान और इर्द गिर्द देशों के साथ संबंध, भारत का खुद आर्थिक स्थिति में भारत कहाँ है, कहाँ फिसल गया थोड़े से युद्ध और जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है आत्मनिर्भरता, जिसके ऊपर भारत बार बार इतने सालों से लगा हुआ है, आज उसकी इतनी जबरदस्त जरूरत है। कम से कम रक्षा के मामले में
टोटल आत्मनिर्भरता, किसी के ऊपर निर्भर रहना बहुत मुश्किल। यूएस पार्टनरशिप पता नहीं दगा तो नहीं दे देगा। रूस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, उसको बरकरार रखने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए अपने विदेश मंत्री रूस में है, अपने पुतिन साहब से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। दोनों ने अभी तक ये नहीं कहा है ऑफिशियली कि वो ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को अभी एससीओ मीटिंग जो है उसमें मिलेंगे। तो वहां जब मिलेंगे प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे, ये भी निमंत्रण दिया हुआ है, आएंगे। एनएसए जो है, जिस प्रकार से भारत और चीन को लेकर के अरुणाचल में कई एक ना अटकड़े उठाई जा रही है कि कहाँ का अरुणाचल में हरकत कर रहा है चीन और क्यों कर रहा है इस तरह की हरकत। तो ये हम देखते हैं कि चीन के ऊपर क्या हम विश्वास कर सकते हैं, क्या हमें चीन के ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या चीन फिर से ऐसे तो नहीं कि संधि बातचीत जरूर करे तो पीछे छुरा घोप दे, लेकिन नहीं चलेगी। पर सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, के ऊपर तार लगा करके लोगों को मारना, तो ये दर्शाता है चीन की मानसिकता। ये दर्शाता है चीन की मानसिकता। अमेरिका लगातार कहता है अगर तेल आपने रूस से लिया तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, आप ईरान से ईरान को नहीं कर, मतलब सारे इसमें। अब ईरान हमारा एक पुराना हमारा पारंपरिक संबंध है ईरान के साथ, तो हम ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और पाकिस्तान ने हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। तो आपका जितेंद्र जो कहना है, विश्व भर में जबरदस्त उथल पुथल हो रही है, नई नई दिशाएं, नए नए अलाइनमेंट, नए नए सोच के तरीके अपना मतलब देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, अपना हित। भारत ने अपना हित देखना है, चाहे चीन के साथ बातचीत करे, सतर्क रहे, चतुर रहे, क्योंकि चीन के साथ बातचीत करना अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी ने भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता विश्वासघात करे। पाकिस्तान ने तो 1947 से आज तक विश्वासघात किया है। अब जो पाकिस्तान को लगी है समझना चाहूंगा सर कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब चाइना गए हुए हैं, जयशंकर साहब रशिया में हैं, सर क्या कुछ नया फ्रंट ओपन होने की सिचुएशन लग रही है आपको? कि फ्रंट इन द सेंस कि मतलब डिप्लोमेटिक स्तर पर, कि चीन के साथ चाहे हमारा पीछे गलवान इशू हुआ हो और अरुणाचल में इशू भी लगातार होते रहते हैं, जयशंकर साहब रशिया गए हुए हैं क्योंकि लगातार उनका बयान भी सामने आता है कि हम कॉपरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं और तो तरह की बातें हैं जो मोदी साहब का संदेश है वो उनको दिया है। क्या समझ में आ रहा सर आपको किस दिशा में चीजें चल रही हैं सर? क्या सुरक्षा के मद्देनजर ये सब चीजें हो रही हैं या फिर कोई नया अमेरिका के खिलाफ कोई नया गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया चाइना रशिया साथ में आए, ब्रिक्स में कोई ऐसा समझौता बनाया जाए कि जिससे अमेरिका को आईना दिखाया जा सके? देखिएगा, जो अपने एनएसए गए हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीट 25वीं पिछले एक साल पहले भारत में हुआ था। ये हर साल होता है, एक बार भारत में और एक बार चीन में, तो उसको लेकर के हुआ है। प्लस वर्किंग WNCC बोलते हैं, तो वो जो कमिटी है जो अपने बॉर्डर के ऊपर बातचीत करती है, वो मिलती रहती है। जैसे कि भारत ने स्पष्ट रूप में कहा है कि चीन के साथ अगर बॉर्डर के ऊपर या LAC जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर जब तक शांति बहाल नहीं होगी तब तक चीन के साथ रिश्ते अच्छे होने बहुत मुश्किल है। वो तो भारत ने बहुत साफ तरीके से कहा है। लेकिन हमारे चीन के साथ 130 अरब डॉलर का ट्रेड है, व्यापार है, और उसमें सिर्फ 20 अरब डॉलर ही भारत चीन को देता है, बाकी सब कुछ चीन से आ रहा है। यानी कि 110-120 अरब डॉलर का सामान चीन से आ रहा है, जिसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अधिकतर फार्मास्यूटिकल्स है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी निर्भरता चीन के ऊपर कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रूस का चीन के साथ संबंध एक जबरदस्त संबंध है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों दुश्मन थे, लेकिन क्योंकि विश्व भर में जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना स्टैंड लिया है, उसको देखते हुए रूस की और चीन की जो एक संबंध है बहुत अच्छे। रूस जो है 700 अरब डॉलर का अपना आयात निर्यात अपना इंपोर्ट करता है, आयात करता है। $700 बिलियन
अगर $700 बिलियन का करता है तो तकरीबन चीन के साथ उसका व्यापार है $200 अरब। तो आप समझ सकते हैं अगर भारत का चीन के साथ $130 अरब का है, तो सिर्फ रूस का अकेले का, जिसकी आबादी भारत से बहुत बहुत कम है, और बिल्कुल। तब भी वो $200 अरब का उसका व्यापार चीन के साथ। लेकिन रूस क्या दे रहा है चीन को? रूस दे रहा है तेल और बिल गैस, ये दो चीजें दे रहा है। ले क्या रहा है? सब कुछ ले रहा है। क्यों? अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अब हम्म। जिस प्रकार से ईरान को लेकर के अमेरिका ने अभी कहा है कि अगर ईरान सुधरेगा नहीं तो मैं उसके ऊपर सैंक्शन लगाऊं, कहता है ट्रंप, और जो उनके साथ व्यापार करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। शी जिनपिंग ने क्या बोला? आपको जो करना है करो, हम तो वही करेंगे जो हमने करना हमें है। ठीक लगता है। हमको अगर ईरान से तेल लेना है तो हम लेंगे, और वो कह रहे हैं जो मर्जी करो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब अपने अपना जो स्टैंड है उसको बातचीत के द्वारा भी और जमीन के ऊपर भी देखे। तो अमेरिका को जिस प्रकार से दिक्कत आ रही है, जितनी मिसाइलें उसकी कम हो रही हैं, जितने इंटरसेप्टर्स उसके कम हो रहे हैं, चीन ने तो अपना एक भी नहीं इस्तेमाल किया। बिल्कुल। रूस जरूर इस्तेमाल कर रहा है लगातार यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन कहाँ से ला रहा है? यूरोप से ले रहा है। तो यूरोप का जो सामान है, सामग्री, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल हो रही है रूस के बरखिलाफ यूक्रेन के द्वारा। तो चीन ने अपना कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत है वो चीन के ऊपर हमला कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि चीन ने अपना इस्तेमाल कुछ नहीं किया। उसके पास पूरा है, जो भी चाहेगा ताइवान को वो जो करना चाहेगा वो अपनी कर मर्जी लेगा से वो। करेगा। कैसे बिल्कुल। करेगा वो उसके ऊपर तो। अब अमेरिका आज की तारीख में बोल रहा है, और ट्रंप जिस प्रकार से जो भी शब्द मुंह में आते हैं वो बोल देते हैं और कह देते हैं, जिससे पता नहीं अमेरिका की छवि के ऊपर क्या असर लेकिन पड़ लेकिन रहा है। सर, बात आप जो मैं बाकी सर के आपसे बात आप कर रहा था कि क्या जो इंडिया, चाइना और रशिया कोई ऐसा एक प्लान बना रहे हैं कि जिससे अमेरिका को आईना दिखाया जाए। आपने चाइना की बात की, बिल्कुल सही बात है कि चाइना इस टाइम विन विन सिचुएशन में है हर तरफ से, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो, या दूसरे मोर्चों की तरफ से हो, क्योंकि चाइना बिल्कुल शांत बैठ के अपना गेम चला रहा है वो। लेकिन सर दिक्कत अमेरिका को हो रही तरक्की है। कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिक्कत देखो अमेरिका को हो पूरे रही है। विश्व भर में व्यापार, हम्म। पूरे विश्व भर में चीन अपना व्यापार कर रहा है, और दबा करके कर रहा है, क्योंकि सब जगह सैंक्शन लगे। चीन कहता है अमेरिका को कि जो आपकी हिम्मत है कर लो, मेरे शिप को डुबो के तो दिखाओ, मेरे को एक गोली तो एक चला करके तो दिखाओ। तो चीन आंखें आंखें तो दिखा रहा है ना, और पर अपना काम कर रहा है। आज की तारीख में ब्रिक्स के द्वारा चीन क्या सोच रहा है, रूस क्या सोच रहा है? डी डॉलराइजेशन, मतलब हम डॉलर नहीं अपने युआन के ऊपर बात क्या होने करेंगे। लगा सर इस बार की जो पूरी प्लानिंग चल रही है भारत की तरफ से? हमारे जो एनएसए गए, उधर जयशंकर साहब गए हैं, क्या ब्रिक्स में इस बार कुछ बड़ा हो सकता है सर? आपको लग रहा है कि कुछ गुहाट हो रही है कि जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, ब्रिक्स में कुछ बड़ा हो सकता है इस बार? देखिएगा, ब्रिक्स का नेतृत्व इस बार भारत कर रहा है। बिल्कुल। भारत अमेरिका के साथ भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। हम्म। संबंध भारत और अमेरिका के बीच के अलग संबंध है, और टेक्नोलॉजी को लेकर के संबंध है, और बहुत जरूरी भी है। रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। चीन व्यापार के लिए डी डॉलराइजेशन का चाहता है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई डॉलर में व्यापार ना हो, लेकिन व्यापार हो तो युआन में हो। जैसे ही युआन का व्यापार अगर विश्व भर में शुरू हो जाता है तो अमेरिका तो डूब गया। अमेरिका तो $40 ट्रिलियन का उसका जीडीपी है, और $40 ट्रिलियन का उसका डेप्थ ये है। है ऋण। तो अगर बिल्कुल। वो ऋण कैसे, वो ऋण तभी अपना उतार सकता है जब वो डॉलर कागज के माफिक छापे। अगर छापने की उसकी फैक्ट्री चीन बंद कर देने की बात कर रहा है ब्रिक्स के द्वारा, या ब्रिक्स की करेंसी के द्वारा, या ब्रिक्स के एक ग्रुपिंग के द्वारा, तो अमेरिका को तो जबरदस्त झटका लगेगा। तो अमेरिका बिल्कुल। क्या कर रहा है? अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। गोयल साहब कितनी बार अमेरिका गए, कितना साल क्या महीनों से लगे हुए हैं, वो ट्रेड वो भी नहीं हो रहा है। नहीं हो अभी रहा है। आप समझ सकते हैं कि जापान के जो रक्षा मंत्री वो भारत में आए हुए हैं। तो इंडो जापानीज एक अलग सा बन रहा है। इंडो पैसिफिक में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अलग सा एक व्यापार का बन रहा है। तो एक ऐसा अजीब सा माहौल है जहां पे हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान उसकी जाके गोदी में बैठा है, अमेरिका के जाके गोदी में बैठा है चीन के। और ऐसे हालात में चीन
पाकिस्तान को जो हथियार चाहिए वो देने के लिए तैयार है। चीन बांग्लादेश को दे रहा है, चीन म्यांमार में दे रहा है, चीन नेपाल को दे रहा है। तो क्या चीन सर, एक संजय तरफ से सर, ये कहना बातचीत भी गलत कर नहीं रहा है होगा? और दूसरी तरफ से संजय सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा विश्व के जो देश हैं, बहुत सारे जो चाहे न्यूक्लियर पावर वाले देश हों या जो 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 बड़ी इकोनॉमी है, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं कि हम कैसे बचे रहें? बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा। सब कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वही अब दोबारा काम कर रही है। जब जीवन मरण और का जो सवाल है। नौ से तुम कहते था, बिल्कुल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। मतलब हमें अगर चीन के साथ बातचीत करनी है तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हमने बातचीत करनी है अमेरिका से फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कल्चरल स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जो मर्जी। यानी कि दूसरे देश को यह लगना चाहिए कि अगर भारत के साथ हमने कुछ गड़बड़ की तो उसका जो हम लोगों को जो नतीजा है बुरा होगा। अगर यही बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है, चीन को समझ में आती है, या अमेरिका को समझ में आती है, या खाड़ी के देशों को समझ में आती है, तो भारत का जो दबदबा है वो विश्व में रह सकता है। अगर उन्होंने सोचा अरे भारत है, रहने तो क्या करना, अपने को देखते रहेंगे, बड़े मिले, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़। तो भारत का अब ऐसा वक्त आ गया है कि भारत ने अपने पांव पे खड़ा होना है, दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी है। अफ्रीका को लगना चाहिए कि भारत है जो हम भारत से ले सकते हैं, चाहे दवाइयां हैं, चाहे दूध है, चाहे चावल है, चाहे चीनी है, जो कुछ भी हमें चाहिए हम भारत से ले सकते हैं। अगर ये जो ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में भारत का रहना चाहिए, दबदबा बिल्कुल बिल्कुल। रहना चाहिए, लेकिन लेकिन जिससे सर, कि जिस तरीके पूरे से विश्व भारत भर में टू टू लगे। टू ट्रैक डिप्लोमेसी दिखा रहा है इस वक्त, अलग अलग फ्रंट पे हम बात कर रहे हैं, टू ट्रैक डिप्लोमेसी इस टाइम देखा जाए तो भारत की ऑन हो रखी है, चाइना के साथ, रशिया के साथ। क्या सर इसके क्या मायने नजर आते हैं आपको? क्या भारत ये चाहता है कि इंटरनली हम अपने आप को मजबूत करते रहे? अमेरिका लगातार हमारे पर सैंक्शन लगाने की बात करता रहता है, ट्रीटी हो नहीं पा रही है, बहुत तरह की बातें हैं। सर ये गोरा यहाँ पर आते हैं तो एक तरफ कहते हैं कि कश्मीर भारत का भी अंग है, लेकिन वे पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। तो क्या भारत काउंटर करने के लिए एक नए रास्ते तलाश कर रहा है? हालांकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है और चीन के साथ संबंध हमारे खट्टे मीठे हमेशा रहे हैं। क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हमें अमेरिका को टैकल करना है, इसलिए हम तीनों को साथ आना ही पड़ेगा? देखिए ना, भारत एक ऐसी स्थिति में है किसी के साथ खड़ा हुआ दिख नहीं सकता। अगर वो हम्म चीन के साथ खड़ा दिखेगा किसी कारण से कल, तो वो कहीं ना हम्म कहीं विश्व में मार खाएगा। या वो अमेरिका के साथ खड़ा दिखेगा तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे वो मार खाएगा। तो भारत की स्थिति जो है आत्मनिर्भर, भारत की हम्म स्थिति है अपने पांव पे मजबूत रहना, अपने तरीके से बातचीत करना, किसी के बरखिलाफ नहीं, अपने हित में बात करना। अगर अमेरिका कहता है कि तुमने ईरान से कल तेल क्यों लिया, तो आप हमारे को कहने की हिम्मत होनी चाहिए हमने तेल इसलिए लिया क्योंकि उसने तेल सस्ते में दिया। अगर आप सस्ते में दो मैं अभी आपसे ले लेता हूं, हम तो दुकान है ये। अगर आप कहते हो कि हम आपको $120 में देंगे, अगर ईरान कहता है हम तुमको $60 में देंगे, तो हम मूर्ख हैं जो हम $120 में लेंगे। आपने हमारे लिए क्या किया जो हम आपसे 120 में लें? हम तो उससे लेंगे जो 60 दे रहा है। तो भारत को ये कहने की हिम्मत जो है वो तब आती है जब भारत की स्थिति और अंदरूनी स्थिति भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अंदरूनी स्थिति मजबूत तब होती है जब भारत के अंदर विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, भिन्न भिन्न विचार, बस दुश्मनी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। अगर हम्म। भारत के अंदर एक दूसरे के बीच में दुश्मनी है कि भाई इस आदमी को तो हमने आगे जाने ही नहीं देना है, तो वह गलत बात है। इसमें भारत का हित नहीं है। भारत का हित है विचार भिन्न भिन्न हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस दोस्ती भारत की, मतलब हम्म, भारत के बाहर हम सब भारतीय हैं, भारत के अंदर हम सब भारतीय हैं। अगर ये सोच हम में आएगी तो भारत मजबूत बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और भारत अपने आप दूसरे लोग देखेंगे। विश्व में टॉप 5 में है भारत, बिल्कुल 100-200 देश हैं पूरे विश्व भर में, भारत टॉप 5 में आता है। अगर भारत टॉप 5 में आता है तो हिम्मत है ना होनी चाहिए। ये मतलब भारत को भी लगना चाहिए मेरे में हिम्मत है, दूसरे को भी लगना चाहिए भारत के अंदर हिम्मत है। मेरे लगने से क्या होता है,
मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे को लगना चाहिए कि मैं अच्छा लेकिन हूँ, लेकिन सर मैं बात नहीं ज्ञानी होती है हूँ, ना कि मैं भारत, आप समझदार जैसा हूँ। बात कह रहे हैं कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, 5वें नंबर की इकोनॉमी हम है, 4थे नंबर की इकोनॉमी हम थे, थोड़ा सा फिसल गए हैं। लेकिन भारत सर कड़ा स्टैंड नहीं ले पा रहा है उसकी अपनी मजबूरियों के चलते, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत को चाइना की भी जरूरत है, रूस की भी जरूरत है। अगर भारत चाइना के साथ और रूस के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका नाराज हो जाता है। अगर भारत अमेरिका के साथ पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है तो चीन और रशिया के साथ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में सर भारत करे तो करे क्या? आत्मनिर्भर बनने के लिए भी भारत को कहीं ना कहीं इन देशों की सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हैं, आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद के ऊपर निर्भर ना ना। ये कह रहा हूँ। आत्मनिर्भर यानी कि आप अगर, बिल्कुल, अगर मैं चाय बनाता हूँ तो चाय में जो चीनी चाहिए मैं आपसे ले सकता हूँ, पर आप बिल्कुल। चाय नहीं बना सकते, आप अपनी चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में तालमेल है कि अगर हम्म। मैं चाय और बनाता शायद हूँ वही तो तालमेल आपसे बिठाने का चीनी प्रयास लेता भारत हूँ, कर रहा है। आपको भी चाय पसंद है, मुझे भी। और शायद भारत उसी बिल्कुल, तालमेल को इट्स बिठाने की कोशिश कर गिव रहा एंड है। टेक। हम्म। सर जी, सर बिल्कुल, इट थोड़ा इज बात गिव करते एंड हैं टेक, सर। मतलब आपने आप इस्लामिक मुझे नाटो की दोगे बात की थी ना। शुरुआत में। आपने इस्लामिक नाटो की बात की थी कि एक नया गठबंधन शुरू हुआ है। बांग्लादेश भी उसमें अब सर हिस्सा बनने का प्रयास कर रहा है, हम देख रहे हैं। ईरान की बात भी की जा रही है। सर अगर ये लोग अगर मिल जाते हैं तो किस तरह देखते हैं? तुर्की ने देखिए अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मदद कर रहा है, वो तमाम सैन्य साजो सामान उनको दे रहा है। ईरान भी अगर शामिल होता है तो उसके क्या मायने रहेंगे? क्या ईरान ने सर सऊदी अरब पर हमला किया, कतर पर हमला किया, ओमान पर हमला किया, तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्री उन पर हमला किया, अगर इस ईरान भी इसमें शामिल हो जाता है इस्लामिक नाटो में, बांग्लादेश भी आ जाता है, तो क्या चुनौती भारत के लिए और बढ़ जाएगी? देखिएगा, एक बात तो साफ है कि जो मजहबी अलाइनमेंट है, ये खतरनाक अलाइनमेंट है। और ये मजहबी अलाइनमेंट को देखते हुए हम लोगों में, हमारे, हम किसी मजहब के साथ नहीं है। और सबको समझ में आना चाहिए, मजहब और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म मतलब आप एक अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा कंडक्ट करना, मतलब आपका जो धर्म है वो अलग चीज है, और मजहब एक अलग चीज है। मजहब यानी कि एक कल्ट है, जो कि भाई सबके सब एक एक गुट में होंगे, चाहे आप मेरे को पसंद करें ना करें, आपका मेरा मजहब एक है तो हम एक ही रहेंगे ना। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है अगर आप गलत है तो मेरे में हिम्मत होनी चाहिए बिल्कुल। कहने लेकिन के ये लिए तो कि आप कट्टरता गलत वाली है, बात हो ये जाती है ना मुझे सर इनके मंजूर साथ, तो नहीं। ये तो कट्टरता वाली बात पे आ जाते हैं जब इस्लामिक धर्म की हाँ, बात करते तो हैं। ये जो, बिल्कुल जितेंद्र जी, जो ये कट्टरवादी सोच, जो रेडिकलाइज सोच, जो हम्म। फंडामेंटल सोच का जो अलाइनमेंट है, ये गलत हम्म। है। इससे भारत को बचना चाहिए, और भारत ने इससे दूर रहना है, और भारत दूर अभी तक तो रहा है, और मुझे लगता है आगे भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में अगर उसकी सोच ईस्ट पाकिस्तान वाली ही हो गई है, अगर उधर जमात ही मजहब के तौर पर उर्दू को लेकर के भारत के बरखिलाफ, यानी उनकी सोच की सारा जो जो उनकी तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश उनका वो भूल में है, वो कहीं मतलब उनकी सोच अलग है, और भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि भारत ले लेगा। दो, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह। तो हर एक ने अपने ही दायरे में काम करना चाहिए। बांग्लादेश अपने दायरे में रहे, भारत अपने दायरे में रहे। अगर बांग्लादेश भारत के दायरे के अंदर दखलंदाजी देने की कोशिश करता है तो भारत भी जानता है बांग्लादेश के साथ क्या करना है। हम संबंध बांग्लादेश से अच्छा चाहते हैं, तो ये नहीं है कि बांग्लादेश के हम आपके अंदर तो लोगों को बिल्कुल भेजते बिल्कुल। रहेंगे और आप उनको खिलाते रहोगे। बिल्कुल मंजूर नहीं है, और ना मंजूर होगा। वैसे पाकिस्तान को लगना चाहिए, वैसे ही बाकी देशों को भी। तो हर एक कोई अपना हित कहीं ना देखता कहीं है, संदेश अपना भारत हित लगातार देता देखना ही चाहिए, रहता है। मजहबी अलाइनमेंट के साथ भारत नहीं। तो संदेश तो भारत कहीं ना कहीं देता ही रहता है अपने पड़ोसियों को। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री साहब ने एक बात कही, और जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब थे उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें कही हैं। जहां राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर अब कोई हमला होता है, युद्ध होता है, तो भारत के पास मिसाइलों की कमी नहीं पड़ने वाली है। इतना स्टॉक है कि दुश्मन थक जाएगा, भारत के हथियार खत्म नहीं होंगे। ये एक बड़ा संदेश है सर उनके लिए। साथ ही साथ सीडीएस अनिल चौहान साहब ने भी एक बोली कि ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर जो मिसाइल थी वो गिर गई थी धोखे से। जबकि क्योंकि सब जानते हैं किराना हिल्स में सर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे रखे हुए हैं, उनका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो। किस तरह देखते हैं सर आप? क्या ये संदेश है कि देखिए हमने किराना हिल्स पे भी टारगेट किया था, भले ही गलती से हुआ, वो समझाने की बात है, लेकिन किया था भारत ने। नहीं, देखिएगा,
देखिएगा, एक हम लोगों को थोड़ा भारत के अंदर भी देखना पड़ेगा। और अब हमने अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, उस पर ध्यान देना है और अपना करते रहना है। और बोलना बोलना कुछ नहीं चाहिए। अब बोलने वाला टाइम खत्म हो गया। अब दूसरे को लगना चाहिए बोल क्यों नहीं रहा है, इसके पास क्या है जो ये बोल नहीं रहा है, इसके पास कुछ है। जैसे अब अमेरिका, अब आपने देखा अमेरिका और ईरान के बीच में छोटा सा उदाहरण, क्या अमेरिका को मालूम था ईरान के पास इतना सब कुछ है, चाहे कोई कीमत नहीं है। 10 अरब डॉलर सिर्फ खर्च करता है ईरान अपने डिफेंस के ऊपर, सिर्फ 10 अरब डॉलर क्या होता है? भारत खर्च करता है 80, और ईरान करता है 10, अमेरिका करता है 1 ट्रिलियन, 1,000 अरब डॉलर। आप समझ सकते हैं, तब भी अमेरिका ने ईरान के घुटने टेकने में दम लगा दिया, अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि ईरान ने चुपचाप चुपचाप 40-50 साल से लगे हुए हैं, थोड़ा 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 करके ऐसी स्थिति में आके पहुंचे कि आज अमेरिका को क्या बोल रहा है वो, हम आपके देश में तो नहीं कर सकते, पर आपके मित्र जो मेरे इर्द गिर्द बैठे उनकी तो मैं हवा गोल कर सकता हूं। तो आपने देख लिया कि उसके कारण अब छवि किसकी खराब हुई? अमेरिका की छवि खराब हुई। जो खाड़ी के देश थे वो भी नाराज हो गए अमेरिका से कि तुमने तो मेरी रक्षा नहीं की। वैसे ही भारत के अंदर भी अब जैसे चौहान साहब ने, सीडीएस ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा हमारे पास लॉइटरिंग एम्यूनिशन था, वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन जब उधर घूम रहा था, उसका समय होता है 2 घंटे के लिए, तो उसने कहीं ना कहीं तो हमने सरगोधा में डाला, क्योंकि सरगोधा नियरेस्ट था। हमने उधर नहीं, वो किराना में जाकर के गिरा, जो कि हमें उस वक्त चाहे गलती से हो या, पर हमने यकीन ये किया कि ये गिरे, तो उससे चाहे पाकिस्तान हिल गया, पाकिस्तान को थोड़ी मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है। कल सीडीएस ने बोला तब मालूम चला कि लॉइटरिंग एम्यूनिशन था, और हमने उसको फिर सर मैं थोड़ा क्योंकि समझना गिरने वाला था, चाहूंगा हमने अजय कहा सर, उधर जाके गिराओ। अजय सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये लाइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है सर, ये किस तरह काम करता है और क्या कैसे ये एक्ट करता है, थोड़ा समझाइए सर दर्शकों को हमारे की, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कही है, आखिर ये होती क्या है, किस तरह काम करता है सर, थोड़ा अगर बता पाए हमको खुलकर। कि देखिएगा, सपोजिंग एक ड्रोन है, एक मैं कह रहा हूँ ड्रोन है जो पूरे के पूरे उसके अंदर आपके पास 100% एम्यूनिशन से भरा हुआ ड्रोन है। उसकी काबिलियत है 2 घंटे घूम सकता है, वो नीचे देख सकता है, इधर जा सकता है, उसको आप कमांड दे सकते हो, इधर नहीं उधर जाओ, वो उधर जाता है, इधर रडार में नहीं आए, पकड़ में मतलब आए। वो सुइसाइड ड्रोन है। अब उसने वापस नहीं आना है, उसने उधर ही जो भी करना है, उधर ही नुकसान पहुंचाना है दुश्मन का। अब आपको मालूम है ये जो लॉटरिंग एम्यूनिशन है, इसमें पूरी काबिलियत है, इसमें आपने ग्रिड रेफरेंसेस डाल रखे हैं, आपने बताया है कि सरगोधा को मारना है या स्कार्दू को जाकर के आपने मारना है, तो स्कार्दू में मौसम खराब है, तो उसने आपने उसको हुक्म दिया कि आप स्कार्दू से लेकर उसको ग्रिड रेफरेंस दिया, उसने वो मशीन है, वो जीपीएस है उसमें लगा हुआ, वो अपना उसने रास्ता बदली किया और वो सरगोधा के ऊपर आ गया। उसका समय खत्म हो गया, आपने कहा सरगोधा पे मारो, उसने मार दिया, था गिर गया। अब मतलब आपके पास अब वो एम्यूनेशन है जिसकी आंख और कान है, लेकिन आंख और कान के ऊपर आपका कंट्रोल है, हजारों किलोमीटर पीछे। मतलब आप भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, पर वो दुश्मन के इलाके में घूम रहा है, और उसकी काबिलियत आपको मालूम है 2 घंटे के बाद अगर आप नहीं बोलोगे तो ठुस नीचे गिर जाएगा। वही फट तो जाएगा। गिरने से पहले आप उसको उस जगह पे गिराओगे जहां पे तो आप क्या चाहते हो। तो भारत सीडीएस ने ने क्या कहा कि क्या भारत ने जो किराना हिल्स की बात कही है, क्या वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि भारत का, कि हमने भेजा, भले ही सरगोदा में था, क्योंकि आपने बताया कि उसका टाइमिंग होती है, इस टाइम के अंदर वो उसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या भारत ने जानबूझकर किराना हिल्स के पास दिखाने के लिए, पाकिस्तान को डराने के लिए, या अमेरिका को एक संदेश देने के लिए कि देखिए हम यहां पर भी टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियर आपके एस्टेब्लिशमेंट को? देखिए अपने पास टारगेट है। अपने को कोई उनके आबादी में, लाहौर की आबादी को खत्म नहीं करना था, कराची की हमको आबादी से कोई लेना देना नहीं था। हमारे पास मिलिट्री टारगेट्स थे, चाहे सरगोदा है, स्कार्दू है, किराना हिल्स है, बाकी एयरफील्ड है, रेडार्स है, तो हमारे पास मिलिट्री टारगेट थे। और कहीं पर मिलिट्री टारगेट नहीं हो पाए क्योंकि मौसम खराब था, लेकिन एम्यूनिशन तो था। तो एक के ऊपर नहीं, तो आपने कहा चलो और 2 टारगेट लो। टारगेट नंबर 1 किराना हिल अगर नजदीक है उधर, नंबर 2 नूर खान एयरबेस को मारो, नंबर 3 सरगोदा पे मारो। तो ठक ठक ठक
हो गया। मतलब आपके पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, वो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपने पहले से ही पूरा उसको क्या उसको बोलते, सोच विचार कर रखा था। लास्ट मिनट पे नहीं सोच विचार कर, आपके पास 7 टारगेट है, आपके पास 4 आपके पास बम है, तो आपने वो 4 बम गिराने हैं। अब 4 बम 7 टारगेट के ऊपर गिराने हैं, तो उस वक्त कोई टारगेट जिसपे गिराना था वो किसी कारण से मौसम खराब हो गया, तो स्कार्दू नहीं गया, दाएं बाएं जा सकता है, तो उसको आपको भी मालूम है 10-12 किलोमीटर इधर उधर हम इसको ले जा सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उनको पूरी छूट दे रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, मुझे नुकसान चाहिए लेकिन मुझे आबादी का नुकसान नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सजा देनी है और ऐसी देनी है उसको और याद सर रखनी एक चाहिए, तो संदेश वो ये भी उन्होंने था किया। मतलब इसमें, उन्होंने अपने दायरे में किया। बिल्कुल एक संदेश ये भी था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर की बात करता रहता था कि हम न्यूक्लियर पावर देश हैं, अगर कुछ होता है तो हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे। भारत ने कहीं ना कहीं उसको एक मुंहतोड़ जवाब भी इसमें दिया था कि देखिए आप तो बात करते हैं सिर्फ, हम आपको करके दिखा रहे हैं, भले ही एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, आपकी जो न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज हैं वहां पर हमारी नजरें हैं और हम कर सकते हैं, हमने गिरा के दिखाया भी है। एक सीधा संदेश ये भी था कि आप सिर्फ बोलते रहिए, हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा जितेंद्र जी, वो तो साफ हो गया था कारगिल में। हम्म। 98 के ब्लास्ट के बाद 99 का कारगिल हुआ, उस वक्त मैसेज दे दिया कि आप न्यूक्लियर अपने पास रखना, बक्से के अंदर बंद रखना, कोई चिंता नहीं है हमें। तो उन्होंने वही किया उन्होंने। अब चाहे भारत को या हम लोगों को इस बात का एहसास ना हो, मालूम जरूर है हमें कि किराना में कहाँ है, लेकिन वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन जब जाके लगा, तो आपने देखा कि ट्रंप ने भी 2-3 बार ये कहा है कि हम्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा अगर न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो शायद करोड़ों लोग मर जाएंगे। क्यों क्यों इस तरह का उन्होंने जवाब दिया? क्योंकि जब पाकिस्तान को लगा कि भारत का जो बम ये गिरा है ये बहुत ही नजदीक गिरा है, मतलब कहीं ऐसे ना हो अगला वाला मेरे घर पे आके के साला बिल्कुल। सर के ऊपर आके फट जाए तो मैं क्या करूंगा। तो उसको देखते हुए फिर सीडीएस क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर लगातार बात करनी शुरू की डीजीएमओ के साथ कि भाई युद्ध खत्म करो खत्म करो, हम बात करते हैं। ये तब हुआ जब आपने सेंसिटिविटी, मतलब जो उसको लगा कि उनको नहीं मालूम है भारत में क्या हो रहा है उस वक्त, ना भारत को मालूम है उधर क्या हो रहा है, लेकिन आपके चाहे गलती से हो या जानबूझ के हो, उनके नस जो है वो लेकिन पकड़ लेकिन में आ गई, संजय और सर, जब इसमें नस एक के ऊपर संदेश ये जब भी है, इसमें एक एक्यूप्रेशर पड़ा। संदेश बिल्कुल इसमें एक संदेश ये भी था सर, क्योंकि हमने देखा था कि चाइना उस वक्त उनकी मदद कर रहा था, तुर्की मदद कर रहा था उनकी। एक ही संदेश शायद उन देशों के लिए भी था कि जो भारत के साथ कभी आए समय गाहे बगाए आंख दिखाते रहते हैं, चाहे वो चाइना हो या तुर्की की हम बात कर लें या दूसरे कोई देशों की बात कर लें, कि देखिए भारत के पास आज ऐसे जो सान सामान है, चाहे प्रलय मिसाइलों, ब्रह्मोस, और जो स्वदेशी लाइटोरिंग मिशन के आने के बाद 2 वॉर फ्रंट पर ओपन हो चुके थे। कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैसेज बिल्कुल क्लियर कट था कि देखिए भारत अब पहले ऐसा भारत नहीं है, भारत कहीं आगे बढ़ चुका है और किसी भी देश में जाकर उसके जो इंस्टॉलेशन से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक संदेश बहुत क्लियर हो गया है इस कल की बात से भी सर। बिल्कुल देखिएगा, भारत के पास क्या था क्या है, उसका जो उपयोग हुआ और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर झटका लगा और 88 आवर्स में उन्होंने घुटने टेक दिए, ये साफ दर्शाता है कि चाहे हिंदुस्तान के पास आकाश तीर हो, उसके अपने रेडार्स हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, उसके अपने ब्रह्मोस हो, उसके अपने S-400 हो, ये सब जिस तरीके से भारत ने इस्तेमाल किए, 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके, जबकि पाकिस्तान को चीन इनडायरेक्टली मदद दे रहा होगा, डायरेक्टली नहीं दिया, मानता हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं था नहीं बिल्कुल। दिया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली मदद किया। अमेरिका ने भी इनडायरेक्टली मदद दिया होगा, या फिर तुर्की ने तो डायरेक्टली मदद किया है। मतलब जैसे भी है, जो भी है, एक बात साफ है कि पाकिस्तान को संदेश मिल गया। पाकिस्तान अब उस संदेश के मद्देनजर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। हमें पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान एक बिल्कुल बिल्कुल। न्यूसेंस वैल्यू है, और वो न्यूसेंस वैल्यू जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आकर के चीन के हवाई जहाज और तुर्की के हवाई जहाज ने ला करके जो भी सामान सामग्री उधर छोड़ रहे हैं, ये दर्शाता है कि आसिम मुनीर जो है अब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे रखे हैं, और उन संबंधों को और चीन के संबंधों को लेते हुए भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करने की वो
साजिश रच रहा है। बिल्कुल अगर वो साजिश रच रहा है, हमें हम्म, सतर्क रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान नहीं हमला कर रहा, बात में कोई दो पाकिस्तान राय के नहीं है कि दोस्तों भारत से को हर मिलकर। मोर्चे पर सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, और जिस तरीके से भारत ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है इन खबरों से, कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में किराना हिल्स पर भी अटैक किया, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी घटनाक्रम था उसको सीधे अनिल चौहान ने बताया है, समझा है, कहीं ना कहीं संदेश साफ है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर अगर बात की जाए तो भारत हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां चीन के साथ बातचीत की जा रही है, डोवाल साहब वहां गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं हमारे जयशंकर साहब, और ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तमाम सारी चर्चाएं हैं कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, और अमेरिका को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए भारत लगातार हर फ्रंट पर अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं दुश्मन देशों की भी नींद उड़ी हुई है कि भारत ने जो खुलासे अब किए हैं, भारत पहले ऐसा भारत नहीं रहा है, घर में घुसकर मारता है और किसी भी इंस्टॉलेशन को बर्बाद करने की पूरी मानता रखता है। संजय सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको पूरी जानकारी समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से जो विश्व की उथल पुथल मची हुई है, भारत कहाँ स्टैंड करता है। बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।